घंटा 40 मिनट का जो टाइम होगा ना, वो जीवन को बदल के रख देगा। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, आप अपनी जगह पे बैठ के ताली बजा सकते हैं, हुटिंग कर सकते हैं, और सम्मान के साथ न्यू कोर लीडर, स्टार रूबी अचीवर, बहुत जल्दी सफायर जा रहे हैं। मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आदरणीय डी कुमार सर को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतनी सारी अलंकार से मुझे अलंकृत किया है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूं, बट आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी पहुंचा हूं, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है सर। अगर मैं ट्रू बोलूं, मेरा कोई रोल मॉडल आरसीएम में है तो मैं आपको मानता हूं, सुजीत सर को मानता हूं, अपने सारे सीनियर्स को मानता हूं। देखिए साथियों, बड़े भाग्यशाली लोग हैं आप लोग। मुझे कई बार मैं आता हूं आपके इस पास, हालांकि मैं दूसरी या तीसरी बार आ रहा हूं, तो मुझे आप लोगों से जलन होती है कि आदरणीय राकेश सर का साथ आपको ज्यादा मिलता है। और इस मामले में निश्चित रूप से आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमारे साथ हमारे सीनियर्स का ज्यादा समय मिलता है, ज्यादा साथ मिलता है, तो हम उनके इंपॉर्टेंस को, हम उनके शब्दों को, हम उनके प्रभाव को कहीं ना कहीं अंडर इवेल्युएट करते हैं, कम आंकते हैं, और ये सबसे बड़ी चूक होती है, सबसे बड़ी गलती होती है। तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे आदर्श, हमारे रोल मॉडल आदरणीय राकेश सर के लिए एक बार मेरे कहने पे जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं परम सौभाग्यशाली हूं सर कि आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे अवसर दिया बोलने का, अपनी बात रखने का। वरना आपके ग्रुप में पता नहीं कितने हैं हमारे जैसे, और मैं क्या बताऊं सर, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन माय फीलिंग्स। आपको लेकर के मैं बहुत ज्यादा सीरियस रहता हूं, आपकी एक एक शब्द, आपकी एक एक मैसेज को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं। आज भी मुझे याद है, जब मैं बैंक में नौकरी कर रहा था, पार्ट टाइम में मैंने आरसीएम शुरू किया। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं बनारस में रहता हूं दोस्तों। बेसिकली गया बिहार से मैं बिलोंग करता हूं, और यहाँ नौकरी करने आया था उत्तर प्रदेश में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक भारत सरकार का बैंक है। भारत के टॉप 5, भारत सरकार के टॉप 5 बैंक में यूनियन बैंक का नाम आता है। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज सुना होगा कि 2 बड़े बड़े नेशनलाइज्ड बैंक का मर्जर हुआ यूनियन बैंक में, कोऑपरेशन बैंक और आंध्रा बैंक। सोचिए, बड़ा जहाज वो कहां मर्ज हुआ? यूनियन बैंक के अंदर। तो कोई छोटी मोटी बैंक नहीं है, वो बहुत बड़ा बैंक है। सन 1919 में महात्मा गांधी के हाथों उस बैंक का उद्घाटन हुआ था। मुंबई समाचार मार्ग पहला ब्रांच था, और उसके बाद आज 100 साल से ज्यादा समय पूरा कर चुकी है वो संस्था। वहां मेरा कैरियर बिल्कुल सिक्योर था, बिल्कुल। कहते ना कि मैं वहां पे, आज हमारे बैच के लड़के सीनियर मैनेजर हैं, कोई चीफ मैनेजर है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर तक लोग पहुंच गए हैं मेरे बैच के लड़के। एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर के अंडर में 40 ब्रांच मैनेजर काम करता है। 40 ब्रांच मैनेजर की बात मैं बोल रहा हूं, और एक ब्रांच मैनेजर के अंडर में कितने स्टाफ होते हैं? तो एक रीजन हेड होता है, उसके अंडर में सस्पेंशन, पोस्टिंग, ट्रांसफर, तमाम पूरे ऑर्डर होते हैं, पूरी ताकत होती है उसके पास। तो आज मेरे बैच के लड़के हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों, मैं एजीएम नहीं होता तो सीनियर मैनेजर होता, चीफ मैनेजर होता। महीने की सैलरी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए होती, अच्छी लाइफ स्टाइल होती, पैसा मैं वहां भी कमा सकता था। बहुत सारे लोग कमा लेते हैं। ब्रांच मैनेजर ब्रांच में बैठ के कमाता है, तो जो रीजनल हेड होता है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर होता है, वो ब्रांच मैनेजर उसको पहुंचाते हैं पैसा, वीकली पहुंचाते हैं। देखिए, ये बातें, ये फोरम नहीं है ये सब बातें करने का, लेकिन जो सत्य है वो है, ये सब कोई जानता है, सारी दुनिया जानती है। तो पैसा तो मैं वहां भी कमा सकता था, लाखों में कमाते हैं लोग, सारी सरकारी सुख सुविधा सब कुछ मिलता है, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी ड्राइवर, सब कुछ सरकार देती है। एक रॉयल पोस्ट, एक रॉयल जगह पे मैं था। मुझे आरसीएम की जरूरत नहीं थी, मुझे इसकी दरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उस जॉब को, उस शानदार फ्यूचर, उस शानदार कैरियर को रिजाइन करके मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। देखिए, बहुत सारे साथी आज भी आरसीएम को नहीं समझ पाते हैं, उनको समझाना पड़ता है
रोज रोज मीटिंगें करनी पड़ती है, लोग रोज निगेटिव होते हैं, रोज निगेटिव होते हैं। मैं तो हैरान रह जाता हूं, इतनी मीटिंग, इतनी ट्रेनिंग, इतने माहौल में रहने के बाद भी हमें बताना पड़ रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन सितंबर। हमें बताना पड़ रहा है कि टीम का क्या महत्व है, हमें बताना पड़ रहा है कि आपको आगे जंप लगाने की क्या जरूरत है। तो साथियों, मैं नौकरी कर रहा था और मैं खुश था बिल्कुल। इस तरह के कॉन्सेप्ट, इस तरह के प्लान, इस तरह की कंपनी को मैं बिल्कुल मानता था कि ये सब मेंबर बनाने का स्कीम है, इन सब कंपनियों का कोई फ्यूचर नहीं है, इस तरह के कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला है, ये सब बेरोजगार लोगों का काम है, अनएम्प्लॉयड लोगों का काम है, अनपढ़ लोगों का काम है, इस तरह की धारणा थी मेरी। लेकिन मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मुझे पहली बार एक मीटिंग्स में बुलाया गया। हालांकि बहुत बड़ी मीटिंग नहीं थी, उसमें करीब 250-300 लोग थे और उस मीटिंग में मैं गया। आदरणीय सुजीत कुमार सिंह, हमारे ग्रेट अपलाइन, एक बार उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग बजा दें। क्योंकि देखें दोस्तों, जीवन में हम क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कैसे लोगों के साथ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम आदमी की पहचान करना सीख गए, देखिए रुपया पैसा से कोई बड़ा नहीं बनता है। आप कितनी भी ऊंचाई पे चले जाएं, कितनी भी सफलता हासिल कर लें, उससे आप सफल नहीं माने जाएंगे। सफलता तब मानी जाती है जब हम लोगों की पहचान करना सीख जाएं, सही और गलत में फर्क करना सीख जाएं। आज के दौर में, आज के समाज में इतना मुश्किल है, सही कौन है गलत कौन है आप नहीं जज कर सकते। कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे मैं तो 2 मिनट में बता दूंगा कि फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है, उसके बारे में, उसका इतिहास भूगोल सब कुछ मैं बता दूंगा। नहीं दोस्तों, आप नहीं बता सकते, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप लोगों की पहचान करने में, व्यक्ति की पहचान करने में आप धोखा खा रहे हैं, तो आप कितनी भी ऊंचाई पे चले जाएं, आप फिसल सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आपको कोई ना कोई मिसगाइड कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। मैंने सुजीत कुमार सिंह जी को पहली नजर में, फर्स्ट इंस्टेंस, मैंने जज किया कि इस बंदे में दम है, इस बंदे के पास बहुत बड़ा विजन है। उस समय उम्र उनकी 21 साल थी और मैं 31 साल का था। 10 साल हम लोगों के बीच में एज गैप है। आज राकेश सर भी शायद मेरे से छोटे होंगे उम्र में, लेकिन मैं इनको अपना गुरु मानता हूं, मैं अपना महागुरु मानता हूं, और आज मैं यहां पहुंचा हूं, उसमें सर का बहुत बड़ा रोल है। एज कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं बड़ा हूं, मैं तुर्रम खा हूं, मैं तोप सिंह हूं, पता नहीं क्या क्या हम लोग गलत फहमी में जीते हैं। सुजीत कुमार सिंह जी को देखने के बाद फर्स्ट इंस्टेंस में मेरे दिल दिमाग पर असर हुआ। उनकी शब्द, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी बात करने के तरीके, उनकी आंखों में जो चमक थी, वो मेरे को प्रभावित किया। कहते हैं ना कि इस बिजनेस में, आरसीएम को कोई ज्वाइन नहीं करता, आपको लोग ज्वाइन करते हैं। आरसीएम की वजह से आरसीएम नहीं चलता है, आपकी वजह से आपका आरसीएम चलता है, हमारी वजह से हमारा नेटवर्क चलता है। आज राकेश सर अगर सफायर हुए हैं, राकेश सर स्टार सफायर होंगे, डायमंड जाएंगे, तो राकेश सर की वजह से जाएंगे। आज हम आए तो राकेश सर को देख के आए, राकेश सर से हम सीखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल है। कंपनी की वजह से कोई कामयाब नहीं होता। बहुत सारे लोग गलतफहमी पाल के बैठे हैं, कभी ये कंपनी, कभी वो कंपनी, कभी यहां, कभी वहां, कभी इधर, कभी उधर, हम ताका झांकी करते हैं। जिंदगी बदलने के लिए कंपनी बदलने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बदलने के लिए एक कंपनी काफी है, एक कंपनी काफी है। एक कंपनी हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमें 10 कंपनी बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सुजीत कुमार सिंह जी से मिलने के बाद मेरे दिमाग में कुछ कुछ हुआ। कहते ना कि पहली बार में कुछ कुछ होता है, मेरे को भी पहली बार कुछ कुछ हुआ। मुझे लगा कि आरसीएम में दम है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, मैं बहुत पीछे शायद आप लोगों से चर्चा किया था, बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पहले मैंने एक कंपनी की मीटिंग में मैं गया था, देखा था, इसकी ताकत को देखा था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। और उसी टाइम मेरे दिमाग में चलता था कि यार कोई ऐसी कंपनी आए जो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी को डिजाइन करके प्लान किया हो, और इस तरह की कंपनी की तलाश थी मुझे। लेकिन मैं भूल गया था, इंसान भूल जाता है, हम भी भूल गए थे। लेकिन सुजीत सर से मिलने के बाद मुझे लगा कि यार इस कंपनी में दम है, मुझे इसको देखना चाहिए। मैंने ज्वाइन किया और मैंने काम करना शुरू किया।
दोस्तों, मेरी एक अच्छी आदत है कि जीवन में मैं जल्दी किसी काम में हाथ नहीं लगाता हूं। ये बचपन से हमारी अच्छी आदत थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं क्लास 9 तक पढ़ाई किया ही नहीं, और 9th से मैं पढ़ना शुरू किया। क्लास 8 तक मैं सब्जेक्टली फेल हुआ। मेरे बाबूजी, मेरे टीचर, मेरे स्कूल के लोग मेरे को पीट पीट के, मार मार के थक गए, लेकिन मैं कभी पढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि आदत से मजबूर। जब तक दिल नहीं कहता किसी काम को करना है, तब तक मैंने नहीं किया। दिल पढ़ाई के पीछे नहीं जाता था, नहीं पढ़ा। लेकिन क्लास 9th में ऐसा एक घटना घटी, और जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। एक लड़के ने मेरे को चैलेंज किया कि तू पढ़ नहीं सकता, तू सब्जेक्टली फेल होने वाला लड़का है। मैंने कहा यार, मैं तेरी चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। बचपन से एक अच्छी आदत थी, चैलेंज को हमेशा मैंने एक्सेप्ट किया, और मैंने पढ़ाई की, और 350 लड़के एग्जाम दिए, तो उसमें मैं सेकंड टॉपर था। अपने बोर्ड में 77% मार्क्स था। इंटरमीडिएट में भी मेरी 79% मार्क्स था। और उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऑल इंडिया बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, और सीधे यूनियन बैंक में आके बैठ गया। देखिए, मैं क्या बताना चाहता हूं, जिंदगी में कोई काम करो मत, और करो तो फिर ऐसे करो ना, ऐसे करो ना कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि आप उस काम को कर रहे हैं। आप आरसीएम में हैं और किसी को पता नहीं कि आप आरसीएम कर रहे हैं, तो फिर काहे के लिए आरसीएम ज्वाइन किया यार? क्यों किया? क्या मतलब है? तो ये बचपन से मेरी अच्छी आदत थी कि भैया, या तो करो नहीं, और करो तो फिर ऐसा करो कि दुनिया देखे, दुनिया को पता चले। मैंने बैंक ज्वाइन किया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नौकरी चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था, मुझे आरसीएम की जरूरत नहीं थी। फिर मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, क्यों इसको अपना कैरियर बनाया? सबसे बड़ी चीज, इस बिजनेस में मेरे को 3 चीजें दिखाई दी। आप लोग सब जानते हैं इन चीजों के बारे में, राकेश सर अपनी हर मीटिंग में बताते हैं ये चीज। क्या है वो 3 चीजें? पहली चीज है सुरक्षा। क्या हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें सिक्योरिटी है? मैं बार बार अपने आप से पूछता था। तो जब तक मैं जीवित था, तब तक तो सिक्योरिटी थी। मेरे बच्चे, मेरे परिवार, जीविका चल रही थी। बैंक से मैं पैसा कमाता था, उससे मेरा घर परिवार चलता था। लेकिन मेरे अपलाइन ने मेरे से सवाल पूछा कि डी कुमार जी, अगर इस दुनिया से आप चले गए तो आपकी बीवी बच्चों का क्या हो? हम लोग मीटिंग में बताया जाता है, आप सब जानते हैं इन चीजों, लेकिन कभी मनन करते हैं, कभी सीरियस होकर सोचते हैं? मेरे सीनियर ने बोला कि डी कुमार जी, रात में 12 बजे जाना और उठ के देखना, अपने फैमिली मेंबर को देखना, और फोन करके मेरे को बताना कि वो सारे लोग क्या कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी यहां पे बताया गया कि एक बार इस बिजनेस में आप बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं, एक टीम बना लेते हैं। आज सोचिए राकेश सर को क्या फर्क पड़ता है, आरसीएम बिजनेस में काम करते हैं तो भी पैसा आता है, नहीं करते तो भी पैसा आता है। हमारे जैसे स्टार रूबी इनके डाउनलाइन में पता नहीं कितने हैं, कितने टेक्निकल हैं। आज सुरेंद्र वंश जी को क्या असर पड़ता है बताइए आप? सुरेंद्र वंश जी मेरे को फोन करके बोले कि डी कुमार आरसीएम छोड़ दो, तो मैं सर को बोलूंगा, सर जब तक आरसीएम करते हो आप मेरे महागुरु हो, आरसीएम नहीं तो आप कुछ नहीं। मैं खुल के सामने बात करता हूं भाई, पीछे नहीं बात करता। और यही बात मैं राकेश सर को भी बोलता हूं। तो सोच के देखिए, ये मेरे दिमाग में फिट तो कर दिए, लेकिन अब ये डिलीट नहीं कर सकते। यही ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की, यही ताकत है इस कॉन्सेप्ट की, यही ताकत है इसके प्लान की, यही ताकत है इसके प्रोडक्ट की, कि आप लोगों को ला तो सकते हो, हटा नहीं सकते हो। सोचो कितनी बड़ी सिक्योरिटी है। अब एक तरफ प्रमोद गुलाटी जी स्टार रूबी हैं, सफायर बनेंगे, डायमंड बनेंगे, एक तरफ डी कुमार है, सफायर बनेंगे, डायमंड बनेंगे। अब राकेश सर को काम करने की क्या जरूरत है? ये तो सर की महानता है कि सर आते हैं, सेशन करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, वरना सर को काम करने की जरूरत नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी सिक्योरिटी है ये, गहराई से सोचिए। ये इस दुनिया में पैसे से आप नहीं खरीद सकते। अमिताभ बच्चन 72 साल के हैं, अरबों रुपया कमाया, लेकिन आज भी उनको पैसा कमाने के लिए डांस करना पड़ रहा है, नाचना पड़ रहा है। सोचिए, दुनिया से जाएंगे, कहानी खत्म। अमिताभ बच्चन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। उनके बेटे हैं अभिषेक बच्चन, लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं बन सके। वो बहुत प्रयास किया, बन भी नहीं पाएंगे। लेकिन राकेश शर्मा जी का बेटा जहां से शुरू करेगा ना, जब राकेश सर 72 साल के होंगे ना, तो सर का बेटा स्टार क्राउन होगा, डी कुमार का बेटा स्टार क्राउन होगा, आपका बेटा स्टार क्राउन होगा।
पुराने जमाने में राजा का बेटा राजा बनता था, सोच के देखिए आप, पुराने जमाने में राजा का बेटा राजा बनता था। वो जमाना चला गया। लोग कहते हैं राजा महाराजा गए, राजवाड़ी गई, बिल्कुल गई। आज के डेट में कोई सोचे कि मैं हिंदुस्तान में राजा बन जाऊं, नहीं बन सकता। आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगली बार रहेंगे कि नहीं उनको भी नहीं पता, लेकिन यहां सबको पता है, यहां सब जानते हैं कि डायमंड का बेटा डायमंड बनेगा। आज रवि ओपी शर्मा स्टार डायमंड है। काहे का स्टार डायमंड है भैया? क्या किया उन्होंने आरसीएम में? बस एक ही उनके पास क्वालिटी है, ऐसे तो बहुत क्वालिटी है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो ओपी शर्मा के बेटे हैं सोच के देखिए, ये भाई साहब कोई छोटी मोटी चीज है क्या? हम लोग इन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ समस्या देखते हैं, हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी दुनिया के किसी काम में नहीं है दोस्त। एक एमएलए को हर साल चुनाव लड़ना पड़ता है, हर 5 साल पर उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, फील्ड में कूदना पड़ता है। एक एमपी को हर 5 साल बाद स्ट्रगल करना पड़ता है, जिंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन यहां पे मेरे भाई कस के मेहनत कर लो 5 साल, आने वाली 5 पीढ़ी मालामाल हो जाएगी। सबको पता है, सब जानते हैं, लेकिन फोकस कहां है? समस्या की तरफ। हमारा फोकस इन चीजों से हट जाता है, लेकिन मेरा फोकस हटता नहीं है। मेरे दिमाग में 24 घंटे यही नाचते रहते हैं। तो पहला पॉइंट है सिक्योरिटी। ये यूनियन बैंक में नहीं था। हम 60 साल तक वहां खूब मेहनत करते, चीफ मैनेजर बन जाते, असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन जाते, जीएम बन जाते, हो सकता है डायरेक्टर तक चले जाते। लेकिन 60 साल की 60वां साल के बाद क्या होता? जीरो, जीरो हो जाते भाई साहब। रिटायरमेंट के बाद आदमी को पेंशन सरकार देती है, हालांकि आजकल वो भी बंद कर दिया है। तो सोचिए जरा सा कि एक आदमी 2 लाख रुपया महीना कमाता है और अचानक से 25,000 और 30,000 पे आ जाए, 40,000 पे आ जाए, तो उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी? हर जगह उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और 60 साल के बाद वो क्या करने की स्थिति में होगा? क्या वो अपनी इनकम को वापस से 2 लाख पे ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता है। तो वहां पे हमारा फ्यूचर क्या था? हमारा भविष्य क्या था? और यहां मेरा सबसे बड़ा वाला चेक कब आएगा? शायद 65 साल, शायद 70 साल, शायद 72 साल। जैसे जैसे हम पुराने होते जाएंगे मेरी चेक की साइज बढ़ती जाएगी। और 100 साल से तो पहले दुनिया से जाने वाले नहीं है। तो सोचिए नहीं, सबसे बड़ा वाला इनकम कब होगा? जब हम 99 साल के हो जाएंगे। ये सब बातें कहानी नहीं है सुना रहा हूं आपको, ये रामायण और महाभारत का श्लोक नहीं सुना रहा हूं, ये फैक्ट है। आज ओपी शर्मा जी जीते जी उतना बड़ा चेक नहीं ले पाए जितना बड़ा रवि शर्मा जी का चेक बनाया अभी। ये सब हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन क्या हम इसके लिए प्रयास हमारा कैसा है? अरे मैं तो बोलता हूं भाई साहब, भगीरथ प्रयास करना पड़ेगा ना, तो भगीरथ प्रयास कीजिए। असंभव कार्य करने की बात होती है ना, उस असंभव कार्य को कर डालिए। ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। हम सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं, लेकिन करते नहीं है। हमारा काम करने का तरीका कैसा होता है? एक सुबह निकलता है ना वर्कर, और दिन भर काम करता है और शाम में घर आ जाता है। बुरा मत मानना मेरे दोस्त, हमारी जो वर्किंग स्टाइल है ना, उस वर्कर से भी गया गुजरा है। और बताते क्या है दुनिया को? सर मेरा कैरियर है आरसीएम। अरे काहे का कैरियर है भाई? एक लेबर हमसे ज्यादा मेहनत करता है, उसको पता है कि कल मेहनत नहीं करेंगे तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। और यहां हमें पता है कि अगर हम 5 साल मेहनत कर दिए, 5 साल पसीने बहा दिए, तो आने वाली 5 पीढ़ी बैठ के खाएगा। सबको पता है, लेकिन हमारा कार्य करने का तरीका क्या है? व्हाट इज माई वर्किंग स्टाइल? अपने आप से पूछिए, चेक योर सेल्फ। कहते ना कि हम अंतरात्मा में नहीं झांकते हैं, हमेशा दूसरों को देखते हैं, डाउनलाइन को देखते हैं, अपलाइन को देखते हैं, कंपनी को देखते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते। मेरे दोस्त, मैंने 12 साल नौकरी किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और कमाल की बात बताऊं, हर दिन मेरे को काम करना पड़ा। हर दिन सुबह 8 बजे निकलते थे, संडे को भी मैनेजर बुला लेता था, कई बार सैटरडे फुल काम करते थे, घर आते आते 8 बज जाता था, किसी दिन रेस्ट नहीं मनाया। लेकिन आज आरसीएम में मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, आज भी मैं रेस्ट करता हूं, आज भी मैं घर पे रहता हूं। पिछले 1.5 साल से कोविड की वजह से बहुत कम मेहनत कर पाए, बहुत कम फील्ड में जा पाए, लेकिन इनकम मेरी कम नहीं हुई। आज भी एवरेज इनकम 3 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख हर महीने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। ये ताकत है आरसीएम की, ये पावर है आरसीएम की, और ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये आरसीएम की वजह से हो रहा है। मैं कभी गलत फहमी में नहीं रहता हूं।
बहुत सारे लोग गलतफहमी पाल लेते हैं, थोड़ी सी अचीवमेंट आ जाती है, पर्ल स्टार पर्ल हो जाते हैं, एमराल्ड हो जाते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं। उनको लगता है कि यार मैं ही सब कुछ हूं। छिपकली जब दीवार में चिपका होता है ना, तो गलतफहमी में वो हिलता नहीं है। आप देखिएगा घंटों ऐसे ही सटा रहता है। मालूम है क्यों? उसको गलतफहमी हो जाती है कि मैं हिलूंगा तो ये दीवार गिर जाएगा। पूरा दीवार मैंने उठा लिया है। तो हमारे आरसी में भी बहुत सारे लोग ये गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। मत पालना है गलतफहमी, भूल के भी ये गलतफहमी में मत रहना मेरे दोस्त। जीवन में एक तय करो, आप निर्णय करो, डिसीजन लो कि मुझे करना क्या है। आज मैं स्टार रूपी इसलिए नहीं बना कि 15 साल पहले जुड़ गया था। आज राकेश शर्मा जी सफायर इसलिए नहीं बने हैं कि पहले जुड़ गए थे। इन्होंने निर्णय लिया था, हमने निर्णय लिया था। आज से 15 साल पहले जब मैंने शुरू किया था आरसीएम, पार्ट टाइम मैंने शुरू किया था। 2 साल मैंने पार्ट टाइम किया, 2 साल जॉब करते हुए किया। मेरी 77,000 की चेक थी, आज से 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, और वो भी पार्ट टाइम में नौकरी करते हुए। लोग फुल टाइम 2 साल में रॉयल्टी नहीं कर पाते, रोते रहते हैं। जब भी बात करो ना तो समस्या का पिटारा लेके घूमते हैं। अरे क्या समस्या का पिटारा बताते हो यार? समस्या अगर पूछना है तो राकेश शर्मा जी से पूछो ही कितने समस्या झेले हैं, कितने इन्होंने ताने सुने हैं लोगों के, साइकिल से शुरुआत करके और कहां पहुंच गए। इतने बड़े एग्जाम्पल तो आपके बीच में। तो दोस्तों, जिंदगी में हमेशा याद रखिए आपको चाहिए क्या। सिक्योरिटी आरसीएम में मिलता है, पैसा आरसीएम में मिलता है, और तीसरा चीज टाइम। टाइम, मनी, सिक्योरिटी, ये 3 चीजें। मैं पागल हो गया था जान के कि यार ऐसा भी कोई काम है कि 5 साल करो उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम। 5 साल काम करो आपके पास पैसा ही पैसा। आप जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे पैसा बढ़ता जाएगा। 5 साल काम करो, सिक्योरिटी ऐसी कि आप दुनिया में रहो तो भी पैसा, नहीं रहो तो भी पैसा। मैंने कहा यार इससे बड़ा काम तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। वो बैंक की नौकरी मेरे को नहीं दे सकता वो 3 चीजें। और बैंक की नौकरी नहीं, दुनिया का कोई भी काम, कोई भी धंधा कर लो आप। आज शाहरुख खान भी है ना, इतना बड़ा स्टार है ना, दुनिया से जाएगा ना, कोई जानने वाला, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा उनके बच्चों को, कोई नहीं पूछने वाला। आज रोहित सरदाना, एक बहुत बड़ा टीवी एंकर, बहुत नेम एंड फेम वाला व्यक्ति, 7 लाख रुपया महीना कमाने वाला आदमी दुनिया से चला गया। आज कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है, उनके बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, और इस चीज ने मेरे को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, सबसे ज्यादा मेरे को प्रभावित किया। और उस 3 चीजों के लिए मैंने काम किया, और काम नहीं किया, पूरी झोंक दिया मैंने अपने आप को। कहते हैं ना कि जीवन में अगर आपको पता चल जाए कि अगर जीते जी स्वर्ग मिलता है, लोग मरने के बाद की तैयारी करते हैं जी, मरने के बाद की तैयारी करते हैं। ये मत करो, ऐसा मत बोलो, ये मत करो। जीते जी स्वर्ग जाने की तैयारी नहीं करते, मरने के बाद की तैयारी करते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस जीते जी स्वर्ग जाने की तैयारी है। मुझे पता चल गया कि यार ये 3 चीजें यहां मिलती है, तो फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों। बड़े भाई मेरे दिल्ली में रहते थे, एसबी शर्मा जी, अभी एमराल्ड अचीवर है। मैंने उनको बुला लिया, मैंने कहा कि भैया बहुत काम किया, आइए मेरे साथ काम करते हैं। बड़े भाई थे, बड़े भाई छोटे भाई से समझता नहीं है। बड़े भाई के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको लगता है कि मेरा भाई बेवकूफ है, नादान है, बच्चा है, इसको कोई किसी ने बेवकूफ बना दिया। लेकिन बड़े भाई मेरी जीत के आगे झुके, मेरे पास आए। मैंने अपनी पुरानी बाइक उनको दे दी, नई बाइक मैंने खरीदी, 2 लाख रुपए बैंक से कर्ज लिया आरसीएम करने के लिए। आज से 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। 2 लाख तो छोड़ दो जी, 2,000 रुपए में यहां दम निकल जाता है लोगों का। 50,000 रुपए का प्रोडक्ट मैं अपने घर में लाके रख दिया, और 50,000 की नई बाइक खरीदी, और 1 लाख रुपया रखा था सिर्फ फूकने के लिए। क्या फूकने के लिए? तेल और मोबाइल, क्योंकि यही 2 खर्चे हुआ करते थे। अभी मोबाइल तो बहुत सस्ता हो गया है, लेकिन उस जमाने में मैंने 12-12 हजार बिल दिए एक महीने में। एयरटेल और रिलायंस का 2 नंबर था मेरे पास। साथियों, पूरी ताकत मैंने लगा दी, कोई कसर नहीं छोड़ा। बैंक से निकलते थे, रात 12 बजे से पहले कभी घर नहीं आए। और 12 बजे भी घर क्यों आते थे मालूम है? क्योंकि 12 बजे के बाद कोई मिलता ही नहीं था। बताए तो किसको बताए। मैं कई बार गुस्सा हो जाता था कि यार ये रात क्यों होता है, काश 24 घंटा में काम करता। और कभी भी हमने बैंक की ड्यूटी के साथ लापरवाही नहीं की। ऐसा नहीं था कि बैंक में फांका मारने लगे, बैंक में फांका मार ही नहीं सकते, वहां तो पब्लिक काम कराती है। मैनेजर को पता चल गया कि आरसीएम करता है, बाहर में निकल के मेरे को और हार्ड ड्यूटी दे दिया, कैश में लगा दिया ड्यूटी। कैश की ड्यूटी, वो पिंजड़ा होता है ना, आप देखते होंगे कैशियर लोग पिंजड़े में घिरा रहता है, तो
जो ज्यादा बदमाशी करता था ना बैंक में, उसको पीड़े वाली ड्यूटी दे दी जाती थी, क्योंकि वहां आप कुछ कर ही नहीं सकते, वहां पब्लिक काम कराती है। आप टॉयलेट जाएंगे ना, पब्लिक हल्ला करने लगेगी। तो मेरे को इसलिए डाल दिया गया कि बेटा यहाँ पे ये 35 लाख 40 लाख रुपया रोज इसको सुबह से शाम तक नोट गिनना पड़ेगा ना, तो इसकी हवा खराब हो जाएगी। क्योंकि उस समय बैंकिंग बहुत टफ था, उस टाइम ऑनलाइन बैंकिंग नहीं थी, उस समय इंटरनेट बैंकिंग नहीं थी, उस समय एटीएम नहीं हुआ करता था, सारा काम मैनुअल होता, नोट काउंटिंग मशीन नहीं हुआ करती थी, सारा मैनुअल होता। और इतना वर्कलोड था हमारे ब्रांच में कि आपको अगर मैं बताऊं तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे। पहले मैं जब बैंक में ड्यूटी करता था, तो ऑफिस से निकल के घर आता था ना, तो आधे घंटे तक किसी से बात नहीं करता था, चाय पीते थे और पड़े रहते थे, इतने थक जाते थे। अब सोचिए, उसके बाद मैं आरसीएम शुरू किया और इतनी एनर्जी के साथ काम की कि मेरी 6वें महीने जुलाई में हमने शुरू किया, जनवरी का चेक मेरा 22,000 का था, पार्ट टाइम में रॉयल्टी थी मेरी। 1 साल के अंदर हमने कार खरीदी, दूसरे साल कंप्लीट होते होते मेरी 77,000 इनकम पहुंच गई, बढ़ते बढ़ते। उस जमाने में पीयूसी नहीं था, उस जमाने में डिपो नहीं था, उस जमाने में प्रोडक्ट नहीं था, उस जमाने में कुछ भी नहीं था। क्या था? पैशन, जुनून, पागलपन, दीवानगी, नशा। ये सब चीजें आपको तो हो सकता है में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता होगा, राकेश सर को सब समझ में आता होगा, क्योंकि राकेश सर उस दौर से गुजरे हैं, हमारे पुराने साथी उस दौर से गुजरे हैं। आज तो इतना आसान है यार, इतना आसान है, इतने ऑफर मैं सुन रहा था तो मुझे जलन हो रही थी कि काश राकेश सर मेरे को पहले दिए होते। चीर फाड़ के रख देते, इतने सारे ऑफर। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग क्या करेंगे? बहाने। एक किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड जे स्वार्ड लिखते हैं कि जिंदगी में या तो बहाने बना लो या तो पैसे बना लो। भाई साहब, सितंबर महीने में पिन चेंज नहीं करने के 1000 कारण हो सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, सितंबर महीने में पिन चेंज नहीं करने के 1000 बहाने हो सकते हैं, 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन पिन चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कारण पैदा करना पड़ेगा, और वो है अपने अंदर भूख, वो अपने अंदर पागलपन, वो अपने अंदर तड़प, वो अपने अंदर नशा कि नहीं मेरे को करना है। अब आप चूज करिए कि आपको कौन सा कारण चाहिए। भाई नहीं करने के 1000 कारण है। कोविड हो गया है सर, मंदी आ गई है सर, परचेजिंग पावर है खत्म हो गई है, लोगों की नौकरी चली गई है, बेरोजगारी फैल गया है, माहौल खराब है, पता नहीं क्या 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 क्या, इतने कारण मैं बता नहीं सकता। लेकिन करने के लिए तो भाई साहब करना है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, करना है तो करना है। तो तय करिए कि आपको क्या चाहिए, बहाने चाहिए या करना है। सारे बहाने एक तरफ और करना है एक तरफ। हमारे पास इस बिजनेस को नहीं करने का 1000 कारण था, और इतने बड़े बड़े कारण थे कि मैं बता नहीं सकता। मुझे आज भी याद है, मैं अपने अपलाइन से फोन करता था तो पता चला कोई रांची, कोई धनबाद, कोई कभी दिल्ली, कभी हरियाणा, सारे लोग घूमते थे, मैं जा नहीं पाता था। बैंक की नौकरी थी, मेरे पैर में बेड़ियां बंधी हुई थी, मैं उस समय रॉयल्टी हुआ था। राकेश सर का एक मैसेज आया मेरे मोबाइल पे। सर ने उस मैसेज में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि आप अपनी कमजोरी को ताकत बना लो। सर, ये मैसेज मेरी जिंदगी बदल के रख दिया। मैंने अपने आत्ममंथन किया कि मेरे पास सबसे बड़ा वीकनेस क्या है, मेरी सबसे कमजोर पॉइंट क्या है मेरे पास? बैंक की नौकरी। मैं कहा यार इसको तो मैं छोड़ नहीं सकता हूं, सबसे बड़ी मेरी कमजोरी यही है। अब इसको ताकत बनाना है। राकेश सर ने बोला है इसको ताकत बनाना है। कैसे बनेगा ताकत? मैं दिमाग लगाने लगा, कैसे बनेगा ताकत? अचानक से मेरे दिमाग में बत्ती जल गई, यार बैंक की नौकरी तो मैं छोड़ नहीं सकता। उस समय मेरा मुगल सराय में रेजिडेंस था और यूनियन बैंक सैयद राजा में मेरी पोस्टिंग थी। 30 किलोमीटर अप डाउन डेली करता था। मेरे माइंड में आया कि यार क्या हम अगर बैंक की नौकरी हटा दें तो क्या आरसीएम के लिए सैयद राजा में रोज आ सकते हैं? आरसीएम के लिए नहीं आ सकते। तो क्यों ना मैं आरसीएम को यही एरिया में फैलाऊं, रोज मैं होम मीटिंग करूं, रोज मैं वीकली मीटिंग करूं। और चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भाई साहब मुगल सराय, सैयद राजा। भाई साहब 32 टेक्निकल है चंदौली में। 32 टेक्निकल। आज वहां पे रूबी है, आज वहां पे स्टार इमराल्ड है, आज वहां पे कई इमराल्ड हैं, कई टेक्निकल हैं, और रॉयल्टी कितने हैं मेरे को भी नहीं पता। एक सर का मैसेज, उस मैसेज को मैंने इतनी गंभीरता से लिया
इतनी गंभीरता से लिया कि आज मैं स्टार रूबी बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं क्या बताऊं सर, आज मैं जो कुछ भी हूं सर आपकी देन है सर। आप कैसे लेते हैं अपने सीनियर्स को, कैसे लेते हैं अपने अपलाइन को। इनके शब्द है ना ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म शब्द है। एक एक शब्द जो है ना, एक शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है जी। दुनिया भर की बातें छोड़िए ना, एक शब्द को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं। कहते ना कि प्रॉब्लम कहां है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हमारे अंदर लेने की क्षमता नहीं है, एडॉप्ट करने की, रिसीव करने की क्षमता नहीं है। हम रिसीव कर नहीं पाते, एज इट इज हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। समस्या यहीं पे आगे रुक जाती है। अब सर ने मैसेज किया मेरे को कि आप अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ। सर ने सिर्फ मेरे को मैसेज नहीं किया होगा, सर के ग्रुप में पता नहीं कितने रॉयल्टी अचीवर थे, सबको मैसेज किया होगा। लेकिन बाकी लोगों ने ऐसे पढ़ा, अरे राकेश सर तो ऐसे ही बोलते रहते, अरे सर को जब देखो तब मैसेज करते रहते, सर तो ऊंचाई पे चले गए, उनको क्या है। बहुत लोग इस तरह की बातें करते हैं। सर को क्या पता है कि हमारी क्या क्या कमजोरी है, मैं कितना परेशान हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इनकम नहीं है, मेरे पास डाउनलाइन चली गई, ये वो दुनिया भर की समस्या। भाई साहब मेरे पास भी बहुत सारी समस्या आई थी। पीयूसी नहीं था, डिलीवरी सेंटर नहीं था, कोई अपलाइन नहीं था। छोटा भाई ज्वाइन करा के गया, देखने नहीं आया। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि डी कुमार जी का कोई एक ग्रुप चलाते होंगे, सुजीत कुमार सिंह जी। सुजीत कुमार जी से पूछ लीजिएगा, नॉट ए सिंगल ज्वाइनिंग में अपने नीचे उन्होंने नहीं डाला, और बहुत अच्छा किया। अगर डाल देते मेरे नीचे ना, वो जहर का काम करता है, पॉइजन। बहुत लोग अपाहिज हो जाते हैं। एक लेग अपलाइन चला दिया मतलब वो विकलांग हो गया। वो फिर चल ही नहीं पाएगा, दौड़ ही नहीं पाएगा, कितना भी कोशिश कर लीजिए। तो मेरे अपलाइन ने बहुत अच्छा किया था। मैं बहुत पहली बार मेरे को पता चला कि अपलाइन भी इस बिजनेस में काम करता है। अच्छा, अपलाइन का भी सपोर्ट मिलता है। मैंने कहा अच्छा, अरे ऐसा भी होता है क्या। 12 साल नौकरी की, कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कभी किसी मैनेजर ने नहीं कहा कि हाँ धर्मेंद्र आज थक गए हो, थोड़ा तेरे लिए चाय मंगवाता हूं। जब भी काम करके बाहर निकले बोले, अरे यार तुम काम कुछ करते नहीं हो, चलो ये काम करो, चलो ये काम करो। मेरे को पहली बार पता चला कि यार यहाँ पे अप्लाई सीनियर सपोर्ट करता है, मीटिंग देता है, तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। तो बहुत बहुत ऊपर वाले का धन्यवाद मैं देता हूं कि आज मैं अकेला इस बिजनेस में स्टार्ट किया। देखिए, जब आप शक्तिशाली होते हैं ना, जब आप कुछ कारनामा करके दिखाते हैं ना, तो सारी शक्तियां आपके साथ जुड़ जाती है। अपलाइन की शक्ति, कंपनी की शक्ति, डिपो की शक्ति, पीयूसी वाले की शक्ति, डाउनलाइन की शक्ति, सारी शक्ति आपके साथ काम करती है। लेकिन जब तक आप अकेले संघर्ष करते हैं ना, जब तक आप कमजोर होते हैं ना, आपको अकेले संघर्ष करना पड़ता है। निश्चित रूप से दोस्तों, मैंने शुरुआत किया था, आई वॉज अलोन। मेरा छोटा भाई ज्वाइन करा के गया, दोबारा देखने ही नहीं आया। लुधियाने में रहता था वो, उसको पता था कि ये मेरा जो भाई है ना, ये किसी काम में लगता नहीं है, और अगर लग जाएगा ना तो फिर मेरा एक लेग क्लियर हो जाएगा। और एक लेग क्लियर हो भी गया, दूसरा नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया, छोड़ दिया बेचारा आरसीएम। 3-3 बार उसका एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल से। देखिए, मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं कोई तुर्रम खां नहीं हूं, मैं कोई तोप सिंह नहीं हूं। जिंदगी में सिद्धांत बनाइए, जिंदगी में सिद्धांत बनाइए। सोचिए और अमीर बनिए। नेपोलियन हिल क्या लिखते हैं कि अगर आपको ऊंचाई पे जाना है तो सिद्धांत बनाइए। सिद्धांतों के सहारे ही एक व्यक्ति कामयाबी के शिखर पे जा सकता है। जिसके पास सिद्धांत नहीं है, भाई साहब, आज उनके पास अचीवमेंट तो छोड़ दीजिए, दाल रोटी के लाले पड़े। आप बहुत सारे लोग मजाक उड़ाएंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, अरे बड़ा सिद्धांतवादी है, अरे देखो ना वो बहुत सिद्धांत बगाड़ता है। लोग आजकल हंसी उड़ाते हैं, मजाक समझते हैं सिद्धांत। लेकिन दुनिया में जितने भी लोग ऊंचाई पे गए, ये सारे के सारे लोग सिद्धांतों पे चलने वाले लोग थे। ये अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। हाँ, इनके जीवन में चैलेंजेस आए, तकलीफें आई, बहुत स्ट्रगल किया इन लोगों ने, लेकिन नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर आइडियोलॉजी, विथ योर थ्योरी, विथ योर थिंकिंग, विथ योर सोल। कहते ना कि आपकी जो आज स्वाभिमान है उसके साथ समझौता मत करिए। एक इंसान जिसके पास स्वाभिमान नहीं है ना, मेरी नजर में वो जिंदा लाश है। आज हम लोग आरसीएम बिजनेस क्यों कर रहे हैं भाई साहब, ये सर क्यों कर रहे हैं, ये स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। इनको कोई 100 करोड़ रुपया लाके देगा ना, कहेगा छोड़ो आरसीएम, लात मार देंगे 100 करोड़। ये आरसीएम स्वाभिमानी लोगों का काम है। तो स्वाभिमान को जगाइए। स्वाभिमान क्या कहता है हमारा,
जब हमने शुरुआत किया था, लोगों ने कहा था ना 6 महीने में ठंडे हो जाओगे, अरे बहुत देखे, जब कोई बोलता था ना मेरे स्वाभिमान को चोट लगता था। और मैंने ठान लिया था कि आरसीएम हो सकता है सामने वाले के लिए हंसी और मजाक का विषय है, हो सकता है उसके लिए कुछ नहीं आरसीएम, लेकिन अब मेरे लिए तो जीवन और मरण का प्रश्न बन चुका है। 1 साल कंपनी बंद रही, जाके कंपनी के साथ खड़े थे, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे। जेएस बिर्क जी को मैं देख रहा था अभी, मैं सैल्यूट करता हूं जेएस बिर्क जी, राकेश सर, जितने भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। ये विर्क साहब, क्या इन्होंने मेहनत किया था, समा बांधते थे रोज स्टेज पे। विर्क साहब, थोड़ा सा मैं म्यूट करूंगा सर आपको। जी सर बिल्कुल, थैंक यू सर। याद है ना? वो अपने आप में एक मिशन था सर, वो आरसीएम को लेकर के एक जुनून, एक मोहब्बत, लगता था कि यार इसके बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता। तो वो जुनून ही था सर जो हर कंडीशन में आरसीएम के लिए प्रेरणा पैदा करता है सर। पर सर आप मेरे रियल हीरो हो सर, मैं सैल्यूट कर रहा हूं आपको। बिल्कुल सर, आप सब लोगों की प्रेरणा ही है सर, जो इस मिशन के साथ किसी भी कीमत पे, जैसे कहते हैं घर घर तंदुरुस्ती और घर घर रोजगार की अगर कल्पना कहीं दूरदृष्टि से करते तो आरसीएम बिजनेस से बेहतर कोई रास्ता नजर नहीं आता सर। डेफिनेटली सर, सल्यूट तो आप लोगों को है कि आपने हम लोगों से भी बुरी कंडीशन में इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करी हैं। हमारे पास तो बिल्कुल हाईवे बने पड़े हैं, हम लोग तो बिल्कुल बहुत बड़ा कर सकते हैं सर। सर सब बड़ा करेंगे सर। ये जितने साथी मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, जिनके भी कान में मेरी आवाज जा रही है, अगर आप थोड़ा सा भी भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो आज आप मेरी शब्द को अपने जीवन में उतार लीजिए, अपने चरित्र में उतार लीजिए, अपने खून में उतार लीजिए कि आपको इस बिजनेस का डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जिंदगी में बिना स्ट्रगल का कुछ मिल जाए ना यार, उसका कोई मतलब नहीं है यार, कोई मजा नहीं है। स्ट्रगल करके जो चीज इंसान हासिल करता है ना, तो वो क्या मैं बताऊं, वो आपकी शक्तियां बढ़ती चली जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ता चला जाएगा, आपका विश्वास, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता चला जाएगा। और ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं ना, किसी चीज को पाना महत्वपूर्ण नहीं है। सतीश पंडित जी बोलते हैं ना कि किसी को गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है, किसी को अमीर बाप की बेटी से शादी हो जाता है, किसी को लकी ड्रा लग जाती है। कहते हैं पाना महत्वपूर्ण नहीं है, बनना महत्वपूर्ण है। कभी सुना कि एक आदमी बस के सीट पे जा रहा था, बगल की सीट पे उसको एक लिफाफा मिला, लिफाफे में लिखा था कि आपको करनाल का डीएम बनाया जाता है? कभी सुना? कभी सुना कि दिल्ली का सीएम बना दिया गया? कभी सुना कि एक आदमी जा रहा था बस की सीट पे, उसको मिल गया ज्वाइनिंग लेटर और कलेक्टर बन गया? किस्मत से कोई कलेक्टर नहीं बन सकता, कलेक्टर बनना पड़ता है भाई। आरसीएम में भी सफायर डायमंड किस्मत से कोई नहीं बन सकता, बनना पड़ेगा। और जितना संघर्ष बड़ा होगा, पंडित जी बोलते हैं संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी बड़ी होगी। हम लोग घबराते हैं संघर्ष से, हम लोग भागते हैं संघर्ष करने से। नहीं दोस्त, बहुत किस्मत वाले लोगों को संघर्ष करने का मौका मिलता है। मैं आपको रियल बताऊं, मुझे रॉयल्टी करने में जरा भी संघर्ष नहीं करना पड़ा। 6वें महीने रॉयल्टी आई थी। सुरेंद्र वस्त जी का मैं स्टेटमेंट सुनता था, कैसेट सुनता था कि 6वें महीने उनकी एक चेक आई थी 1200 रुपए। 6 महीने तक कोई इनकम ही नहीं आया उनका। सोचिए कितना घबराहट और कितनी बेचैनी होती होगी। लेकिन हमारी 6वें महीने रॉयल्टी आ गई, 22,000 की चेक। 1 साल के अंदर मैंने कार ली, दूसरे साल पार्ट टाइम में 77,000 का चेक स्टार पर लोग। मुझे स्ट्रगल कहीं करना ही नहीं पड़ा। मैं मीटिंग अटेंड करता था, सुनता था, लीडर्स कहते थे कि आग पे चलना पड़ेगा, कांटों पे चलना पड़ेगा। मैं मुस्कुराता था कि यार मेरे को तो कभी चलना ही नहीं पड़ा। ये सब ऐसी झूठी कहानी बताते हैं, मैं रियल बता रहा हूं। लेकिन घबराहट होती थी क्योंकि सारे लोगों की बातें मैच करता था। मुझे लगता था कि यार कहीं मेरे को भी तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब कंपनी आरसीएम बंद हुई ना, 1 साल 12 महीने, भाई साहब सारे लोग परेशान थे मेरे को लेके। मेरे घर वाले परेशान थे, मेरी माँ बहुत परेशान थी, मेरे बाबूजी बहुत परेशान थे। और मैं क्या बोल रहा था, बाबूजी मेरा ये स्ट्रगल अब शुरू हुआ है, बिना स्ट्रगल के यहां कुछ नहीं मिलता। ये 12 महीना जो था ना मेरी अग्नि परीक्षा हुई, और वो बहुत जरूरी था। बाद में मेरे को समझ में आया, यार वो दिन अगर परीक्षा नहीं होता ना, तो आज मैं स्टार भी नहीं बनता। तो जिंदगी में एग्जाम से घबराइए मत, फेस कीजिए।
चैलेंजेस जब भी आए ना, भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए, प्रभु को शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तूने चैलेंज दिया ना, कोई बात नहीं, मैं विचलित होने वाला नहीं हूं, हाँ मेरे को शक्ति दे, मैं इस संघर्ष का सामना करूं, न कि मुंह मोड़ के पीछे हट जाइए। मैं भी गया धरने में, 70 दिन रहा, मन बहुत विचलित होता था, लेकिन मन को शांत किए, दिमाग में एक ही बात चल रही थी। देखिए, जीवन में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा तो मैं कोचिंग खोल के कमा सकता हूं, मेरे पास रिजिग्नेशन लेटर है। हर जिस चीज को दुनिया सुनना नहीं चाहती, मानती नहीं है, करना नहीं चाहती है, उसको तो मैंने हुजूम लाके खड़ा कर दिया। तो बैंक का रिजिग्नेशन दिखा दिखा के जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, नौकरी के पीछे भाग रही है, उसको अपने पीछे लाने में मेरे को कितना टाइम लगता। ऐसा नहीं था, तरीका सब मेरे को पता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन माइंड में बस एक ही बात चल रही थी कि दुनिया हंसेगी, कहेगी बेटा चला था बैंक की नौकरी छोड़ के ट्यूशन पढ़ा रहा है। तो स्वाभिमान जो है ना, वो मेरे को कुछ करने नहीं दिया। बार बार दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि यार ये टेस्ट है तुम्हारा, ये एग्जाम है, ये परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है। 365 दिन और 365 रात मैंने परीक्षा दी, और वो इतना भयानक परीक्षा था ना, भगवान न करे किसी को वो परीक्षा देना पड़े। हमने दिया, राकेश सर ने दिया, देश बिर्क साहब ने दिया, बहुत लोगों ने दिया, सुजीत कुमार सिंह जी ने दिया। तो जिंदगी में बड़ा ऐसे कोई थोड़ी बनता है यार। डायमंड जाने के बाद जो आनंद आएगा, जो स्टार डायमंड जाने के बाद आनंद आएगा, जब क्राउन बनेंगे तब आनंद आएगा। उस समय याद करेंगे कि वो 365 दिन और 365 रात। तो हमेशा कहते हैं ना कि ऑलवेज प्रिपेयर टू फेस द चैलेंज। अपने आप को तैयार करिए, समस्याओं को डट के सामना कीजिए। और क्या रॉयल्टी है, क्या टेक्निकल है, क्या एमराल्ड है, क्या पिन चेंज करना है यार, ये सब चुटकी बजा के होगा। आने वाले दौर आप देखना, हर गली में स्टार रूबी मिलेंगे, आप हर शहर में स्टार रूबी मिलेंगे। आप रॉयल्टी और टेक्निकल की बात छोड़ दीजिए। आपको हो सकता है मेरी बातों पे भरोसा ना हो, जब मैं मीटिंग शुरुआत में करता था अटेंड, और उस टाइम में 5,000 लोग, 7,000 लोग, 10,000 लोग, 2,000 लोगों के बीच में एक रॉयल्टी अचीवर चढ़ा करता था, 2 रॉयल्टी चढ़ा करता था। और उस समय जब हमारे अपलाइन बोलते थे, आदरणीय राकेश सर बोलते थे कि आने वाले समय में रॉयल्टी अचीवरों की बाढ़ आ जाएगी, आने वाले समय में इस हॉल के अंदर जो मीटिंग होगी ओनली रॉयल्टी अचीवरों की मीटिंग होगी। तो बहुत सारे लोग बोलते थे अरे ये सब सपना दिखाते हैं, यही बोल बोल के ब्रेन वॉश करते हैं। लेकिन दोस्तों वो ऐसा हुआ। आज आप देखिए सितंबर में कितने रॉयल्टी आएंगे। मेरे अकेले मेरे ग्रुप में 500 रॉयल्टी, कम से कम 500 ये रॉयल्टी की प्लानिंग है। मेरी खुद की प्लानिंग है, बाकी मेरे डाउनलाइन की बात छोड़ दीजिए। आप देखना मिशन सितंबर में ये जब पिक्चर आएगा ना, इतने छोटे छोटे तस्वीर रॉयल्टी अचीवरों की पाएगी। सर लोगों ने तो घोषणा कर दिया है कि इस बार फाउंडर गोल्ड की भी सेलिब्रेशन करेंगे। मैं यही सोच रहा था कि कैसे करेंगे सेलिब्रेशन। छोटी छोटी तस्वीर, एक स्क्रीन में 100-200 तस्वीर, ऐसे 4-5 बार ऐसे तस्वीर आएगी, पता भी नहीं बेचारा रॉयल्टी अचीवर ढूंढता रहेगा कि मेरा वाला कहां गया। गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो भाई साहब ये आने वाला दौर, आने वाला समय स्टार रूबी अचीवरों का होगा। एक बार ताली बजा सकते हैं आप। द टाइम विल कम। कहते हैं ना, भविष्य को वर्तमान में जो देख लेता है, भविष्य का सिकंदर वही कहलाता है। आज से 5 साल बाद क्या होने वाला है, आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े फिक्की, बड़े बड़े आर्थिक जो विद्वान हैं, इन सारे लोगों ने भविष्यवाणी कर दी है। आज इस आर्थिक मंदी में सारे व्यापार नीचे जा रहा है, लेकिन 17.3% का ग्रोथ नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया में है। सोचिए, और ये इंडिकेशन है, ये एक छोटा सा संकेत है। अभी तो माहौल ठीक होने दीजिए, अभी तो सबका वैक्सीनेशन होने दीजिए। दिसंबर तक सरकार सब कुछ खोल देने का प्लान है। और उसके बाद देखना मेरे भाई, अगले 5 साल बाद जो पिछले 15 साल में नहीं हुआ ना, उससे कई गुना बड़ा 5 साल में होने वाला है। 2025 तक देखना आप कितना बड़ा काम होने वाला है। तो लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा, सोने वाले जागो। सोने वाले जाग जाओ। 5:30 बजे मैं सुबह करता हूं मॉर्निंग सेशन, और पर डे 1000 लोग आते हैं मेरे साथ, और मैं रोज सबको जगाता हूं, रोज जगाता हूं, जागो सोने वाले जागो। क्योंकि जब तक हम नहीं जागेंगे, दुनिया को क्या जगाएंगे, क्या हम लोगों को बताएंगे। हम खुद ही डगमगा रहे हैं, हम खुद ही लड़खड़ा रहे हैं, कब गिर जाएंगे कहना मुश्किल है। अरे दुनिया को क्या सहारा देंगे यार।
जब तक हम मजबूत नहीं होंगे किसी को खड़ा नहीं कर सकते। हम जब तक हमारा विश्वास स्ट्रांग नहीं होगा हम दूसरों में विश्वास पैदा नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है, खुद को खड़ा करिए। मौका है मिशन सितंबर का, आंधी और तूफान मचा दो यार। बाकी लोग हिंदुस्तान में इतनी सारी टीमें तैयारी कर रही है, और अगर हमारी तैयारी कमजोर पड़ जाए, देखो मेरा क्या होगा आई डोंट नो। मैं तो बस आग लगाना जानता हूं। अभी कंपनी का एक प्रोग्राम था, उसमें मैं बोल दिया था, सर भी थे उसमें, राकेश सर भी थे, और मैं बोला था कि मेरे सफायर फाइनल है, असार सफायर की तैयारी है। और आज भी मैं वही बात बोल रहा हूं, सफायर तो फाइनल है। यार बोलो ना बड़ा बड़ा, डरते क्यों हो? डरने वाला आदमी जीवन में कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता। डरने वाला सिर्फ मर मर के जीता है, रो रो के जीता है। अरे मेरे ऐसा बोल रहे से पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई, कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारा आरसीएम कहां से कहां जाने वाला है। काहे का चुपका काम करना है यार। शेर कभी भी ना छुप के शिकार करता जरूर है, लेकिन बार कभी भी छुप के नहीं करता। जिंदगी में हमेशा शेर की तरह जिंदगी जी। बोल के बताइए लोगों को। जब हमने आरसीएम शुरू किया था लोग कहते थे अरे 6 महीने में ठंडे हो जाओगे। मालूम है क्या बोलता था? अरे 6 महीने की बात करते हो, तू 6 साल और 6 जन्म की बात कर। 6 जन्म बाद भी तू मेरे को देखेगा ना, मैं आरसीएम ही नजर आऊंगा। अरे बहुत आए बहुत गए लोग बोलते थे। मैं बोलता था बेटा बहुत आए बहुत गए ना, डी कुमार पहली बार आ रहा है। मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं क्या हूं। 17 लाख लड़के एग्जाम दिए थे बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का, और मात्र 150 लड़के चुने गए थे, और मैं उस 150 में था, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। 16,99,000 को ढकेल दिया था पीछे। तो जिंदगी में हमेशा कहते हैं ना, वर्क लाइक ए सोल्जर एंड लिव लाइक ए किंग। सिपाही जैसा काम करिए। सिपाही के हाथ में बंदूक होता है ना, वो किसी से डरता नहीं है। उसके सामने कितने भी बड़े से बड़े दुश्मन आ जाए, वो भागने की कोशिश नहीं करता है, वो लड़ता है, मुकाबला करता है। तो सिपाही के जैसा काम कीजिए आरसीएम में। ललकारिए, बताइए लोगों को कि मैं क्या करने जा रहा हूं। बताइए अपने अपलाइन को, रोज लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए। सर मेरा टारगेट इस बार मारूंगा मैं रूबी, मारूंगा मैं इस बार एमराल्ड। किसमें दम है जी? कौन रोक सकता है आपको? इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। बस एक आदमी रोकता है, जो आपके अंदर कमजोर इंसान है। वही घबराता है, वही डरता है। नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? तो मेरे को कोई फांसी चढ़ा देगा क्या? कई बार मैं भी बोला मेरा स्टार रूबी हो रहा है, पटना के स्टेज से बोला, नहीं हुआ मेरा। एक बार भी राकेश सर ने पूछा नहीं कि धर्मेंद्र जी बोले थे नहीं हुआ, क्यों बोले थे? राकेश सर का उल्टा फोन आया, कोई बात नहीं डी कुमार जी अगली बार मार दोगे। अरे ये बाहर की दुनिया नहीं है। बाहर की दुनिया में अगर आप बोलते हो नहीं होता है ना, तो वहां पे लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। यहां उल्टा है, यहां आपसे नहीं हो पाता है ना, आपका अपलाइन उल्टा बोलता है, कोई बात नहीं है यार, मौका फिर आएगा। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मिशन सितंबर, बहुत बड़ा मौका है। फतह कीजिए। मेरा क्या होगा मत सोचिए, अपने डाउनलाइन में रॉयल्टी खींचिए, अपनी टीम में लाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उदयपुर लेके जाइए। क्या शानदार सर ने ऑफर जारी किया, बना दिया, इतना बढ़िया ऑफर, और अगर हम इसका फायदा ना उठा पाए तो हमारा दुर्भाग्य है। तो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को पकड़िए, अवसर को पकड़िए। मौके पे चौका जड़ता है ना, वही इंसान सचिन तेंदुलकर कहलाता है, वही इंसान महेंद्र सिंह धोनी बनता है। और यही मौका है। आज अगर हम सितंबर को मिस कर गए तो सितंबर नहीं है, ये 1 साल है, ये 1 साल मिस कर गए। क्योंकि इस तरह के ऑफर, इस तरह के मौका साल में 1 बार आता है, बार बार नहीं आता। तो ये बहुत मौका है, अवसर है, पकड़िए। इस बार किसी भी कीमत पे छूटना नहीं चाहिए। आप एमराल्ड है, स्टार एमराल्ड करिए, तैयारी मत करिए। बहुत लोग कहते हैं हाँ सर मेरी तैयारी है। अरे तैयारी नहीं यार, तैयारी करने का जमाना गया। यहां डन करना है, डन। सर स्टार एमराल्ड डन, स्टार एमराल्ड रूबी डन, ऐसे बात करिए। तैयारी है। कई लोग बोलते हैं सर मेरी तैयारी है, तैयारी वाले कुछ नहीं कर पाते। अब तैयारी करने का समय गया, अभी फायरिंग का समय आ गया है। तो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ काम कीजिए। कहते हैं कि जीवन में हमेशा एक किताब है जोश से ही फर्क पड़ता है, जरूर पढ़िए उस किताब को। उसके राइटर क्या बोलते हैं, कहते हैं आपको अगर जोश दिखाना नहीं आता ना, एक्टिंग करो जोशीला बनने का, नाटक करो, अपने डाउनलाइन के बीच में हमेशा जोश से बात करो।
2-4 साल अगर आप एक्टिंग करोगे ना, बाद में वो आदत पड़ जाएगी, बाद में आपकी हैबिट में आ जाएगा, आपके चरित्र में आ जाएगा। और वो कहते हैं कि जोश से ही फर्क पड़ता है, सारा फर्क जोश से पड़ता है। आप अगर धीरे धीरे बात करेंगे ना तो आपका डाउनलाइन ना सो जाएगा, लेकिन आप जब आप एनर्जी के साथ बात करेंगे ना तो आपका डाउनलाइन उठ के खड़ा हो जाएगा, बोलेगा यस सर मैं करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बॉल में हवा ना हो दुनिया के बड़े से बड़े खिलाड़ी गोल तक नहीं पहुंचा सकता। बॉल में हवा होनी चाहिए, इतनी हवा होनी चाहिए ना कि जब छोड़े ना तो वापस उतनी ही ऊंचाई पे आ जाए जहां से छोड़े हैं। और अगर हवा नहीं है ना तो बॉल भद भद करेगा, एक छोटा बच्चा भी उस बॉल के साथ खेलना पसंद नहीं करेगा। एक्साइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बिजनेस की आत्मा है एक्साइटमेंट, इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपके पास एक्साइटमेंट नहीं है, जोश नहीं है, जुनून नहीं है, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। सुरेंद्र बस जी कर ले गए, राकेश शर्मा जी कर ले गए, इनकी नकल मारेंगे ना तो बहुत भारी पड़ेगा। बहुत लोग अपलाइन की नकल मारते हैं, हर चीज की नकल नहीं की जाती। सतीश पंडित जी बोलते हैं कि एक बाप अगर सिगरेट पीता है और छोटा बच्चा उसकी नकल करता है, उस बच्चे को नहीं पता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। भाई बाप मेरा किस लेवल पे जाके सिगरेट पी रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या करते हैं, हर चीज की नकल करते हैं। राकेश शर्मा बनने की कोशिश मत करिए, मैं कभी भी सुजीत कुमार सिंह बनने की कोशिश नहीं करता। भैया हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति है काम करना, हमें करना है। हमारे करने से क्या होता है उससे में दिमाग ही नहीं लगाना। आप अपनी एक अलग पहचान बनाइए। मोहम्मद रफी जब गायक थे ना, सिंगर थे ना, किसी को पनपने नहीं दिया, वो किसी को नहीं पनपने दिया। लेकिन जब किशोर कुमार आया ना और जब हुल्ले 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 किया ना तो मोहम्मद रफी डाउन हो गए। रफी का मार्केट खत्म कर दिया किशोर कुमार ने, हुल्ले हुल्ले करके खत्म कर दिया। कोई क्लासिकल उनको नॉलेज नहीं था किशोर कुमार का, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, आपको कुछ अलग देखना चाहते हैं। तो अपनी पहचान बनाइए। रॉयल्टी काहे का मिलता है? आविष्कार करने का, शोध करने का, रिसर्च करने का रॉयल्टी मिलता है। भाई साहब कुछ शोध कीजिए ना, कुछ अलग हटके कीजिए ना। तो जिंदगी में मौका है, अवसर है, अपनी पहचान बनाइए, इस मिशन सितंबर में फतह कीजिए। बातें बहुत है, फिलहाल मेरे ख्याल से टाइम 7:15 हो गया, तो बस लास्ट में मैं एक ही चीज कहूंगा कि इस बार दिखा दीजिए। और आज सर की एक बात मेरे को बहुत जमी है। सर ने बोला कि जब आप कुछ बड़ा करोगे तो आपके जुबान पे वो स्टेटमेंट आना चाहिए जो सर अभी बोल रहे थे कि मैं 2 सितंबर को डी कुमार का प्रोग्राम देखा था और उस प्रोग्राम ने मेरे में ऐसी आग लगाई कि आज मैं रूबी हो गया, स्टार रूबी हो गया। तो वो जो सर ने बोला है ना, आज मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं कि वो साबित करके दिखा दो मेरे भाई। मैं हरियाणा जिंद गया, 2 बार मीटिंग किया, वहां पे कई साथी का पिन चेंज हुआ, पिन पर्ल से इमराल्ड गए सीधे, कुछ साथी स्टार पर्ल हुए। उनका फोन आता है मेरे पास, डी कुमार जी आप आए, मेरी पिन चेंज हो गई। यार मेरे लिए इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। और मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि सर ने मेरे को इस लायक समझा है। तो साथियों, मिशन सितंबर को फतह करिए। इस बार ये टीम पूरी हिंदुस्तान में गूंजनी चाहिए, इसकी आवाज गूंजनी चाहिए। और निश्चित रूप से ये टीम ने कारनामा किया है, बड़े बड़े कारनामा आपने किया है। बस इस बार दिखा दीजिए कि आप कोई एरू गैरू टीम से नहीं है, आप एक ऐसे सफायर की टीम से हैं कि आज इनके टीम में पता नहीं कितने सफायर है, स्टार सफायर है। तो ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, आप भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आप सर की टीम से हैं। और इस बार कहते हैं ना कि जब आदमी का होता है ना, प्रतिष्ठा दांव पे लगी होती है, मान सम्मान की बात आती है तो आदमी सब कुछ दांव पे लगा देता है। तो इस बार मान सम्मान की बात है, इस बार प्रतिष्ठा की बात है। कहते हैं ना कि कोई भी टीम जीतता है ना तो कैप्टन जाता है ट्रॉफी लेने के लिए, लेकिन उस ट्रॉफी पर हक तो सबका होता है। तो जब भी एक टीम जीतती है ना तो वो एक कैप्टन नहीं जीतता है, टीम जीतती है, टीम के प्रयास से मैच जीतता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मिशन सितंबर को फतह करना है दोस्तों, हम सबको करना है, हम भी इसमें शामिल हैं। और हम राकेश सर को कमिटमेंट करते हैं कि सर अब तक जो नहीं हुआ वो कारनामा आपकी टीम करेगी, हम सब मिलकर करेंगे, ये आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सर। क्या बात है सर।